लोकसभा चुनाव की काउंटिंग आज 542 सीटों पर होगी काउंटिंग। 8,360 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी में मतगणना के पुख्ता इंतजाम। 81 सेंटर्स पर होगी काउंटिंग। नतीजों के बाद विजय जुलूस पर भी रोक। हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आज दोपहर बाद साफ होगी नतीजों की स्थिति। इलेक्शन कमीशन ने की तैयारी पूरी। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी। आईटीबीपी और पुलिस की तैनाती की गई। जनपद में लगी हुई है धारा 144। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने कहा कश्मीर के लोगों में लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर किया मतदान। विधानसभा में निभाएंगे। यह है प्रमाण सागर मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज आवर। सबसे नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सबको इसके परिणाम का इंतजार है। लेकिन सब कुछ ही घंटों में, बस कुछ ही घंटों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस फैसले की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सभी सीट जीतने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस की कोशिश सत्तारूढ़ दल के विजय रथ को रोकने की है। ऐसे में हम मतगणना केंद्रों पर हो रही गतिविधियों पर नजर डालें। आइए एक नजर डालते हैं इससे पहले कुछ खास बातों पर। ये खास बातें कितने उम्मीदवारों ने किस्मत 8,360 उम्मीदवारों ने नेशनल पार्टी के 1,333 उम्मीदवार, स्टेट पार्टी के 532 उम्मीदवार और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के 2,580 उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार 3,915। तो ये कुल मतदाताओं ने जो मतदान किया है, 64 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुल महिलाओं ने जो मतदान किया है, करीब 31 करोड़ महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वाहनों का उपयोग जो हुआ है, इसमें 4 लाख वाहनों का उपयोग किया गया है। नवजीत, एक चीज, विशेष ट्रेनों का उपयोग, अब देखिए विशेष ट्रेनों का उपयोग कितना नवजीत? 135 जी। फ्लाइट का उपयोग भी किया गया है, इसमें 1,692। और पुनर्मतदान जो हुआ है 39 जगह हुआ है। बिल्कुल पुनर्मतदान। और कितने उम्मीदवार, यानी कि 8,360 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। 8,360 इसमें उम्मीदवारों ने अपनी जो किस्मत आजमाई है। नवजीत, तो एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो इतने उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है, उसमें नेशनल पार्टी के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, स्टेट पार्टी के भी हैं, जिनकी मान्यता एक स्टेट पार्टी की होनी चाहिए थी, वो भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो 543 सीटों के लिए जो यहाँ पर मतदान हुआ था, जिसमें एक तो निर्विरोध पहले ही उम्मीदवार जीत गए और उसके बाद उन उम्मीदवार एक भाग्यशाली ही रहे होंगे कि जहाँ निर्दलीय उम्मीदवार इतनी भारी संख्या में लड़ रहे हैं, वहाँ पर सूरत सीट से निर्दलीय उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार जीता है। ये खाते में पहले ही शुभ लक्षण ये दिखाई दे रहे हैं नवजीत, कि जो 400 पार का एनडीए का नारा है, उसमें एक तो पहले ही आ गया, उस खाते में एक पहले ही आ गया। यानी कि अगर जो 399 ही पा जाए तो 400 हो जाएंगे, या 400 पा जाए तो वैसे ही 400 पार हो जाएंगे।
तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं। अब जो हमारी नजर होगी नौजीत, आज जो हमारी नजर होगी वो होगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर विशेष हमारा फोकस होगा। बिल्कुल। और जिन जिन सीटों पर हमारी जो विशेष हॉट सीटें हैं उन पर भी हमारी नजर होगी। जैसे छिंदवाड़ा की जो सीट है मध्य प्रदेश में, यहाँ नकुल नाथ और विवेक बंटी साहू हैं। तो विवेक बंटी साहू यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ हैं यहां पर छिंदवाड़ा से। लेकिन इससे पहले कि हम और चीजें बताएं, हमारे संवाददाता मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो हमारे संवाददाता हैं, सत्यम शर्मा भोपाल से, कृष्णा शर्मा भोपाल से, डॉक्टर संजय शेखर जो स्टेट हेड हैं ये रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर जो कहें कि प्रशांत राव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ये सभी हमारे जो यहाँ पर संवाददाता हैं ये जुड़े हुए हैं और काउंटिंग स्थल की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम सत्यम शर्मा के पास चलेंगे और जानना चाहेंगे कि इस समय काउंटिंग स्थल का क्या हाल चाल है, क्या गतिविधियां हैं वहां पर। सत्यम। ये तो ब्लूटूथ लगा के रखते हैं, हेडफोन थोड़ी नहीं लगाए ना, नहीं का लगाता। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, काउंटिंग आज लोकतंत्र के महापर्व की मतगणना का दिन है और मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चुनाव आयोग की माने तो अब तक जो 3 लेयर की सुरक्षा है वो मतगणना स्थल पर मौजूद है। हम इस वक्त मतगणना स्थल पर ही मौजूद है। हम आपको एक बार नजारा दिखाना चाहेंगे मतगणना स्थल पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तमाम की है और सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही सभी चीजें चल रही हैं। यहाँ गेट से शुरू हो जाती है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और गेट के बाद से ये जो पूरा मतगणना स्थल है, आप देखिए सब जगह जो पर्यवेक्षक हैं लगभग 119 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सभी पर्यवेक्षक 8 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है। जो मतपेटियां हैं वो जो मतपेटियां हैं उनको 8 बजे खोला जाएगा और ईवीएम से जो काउंटिंग होगी वो भी 8 बजे शुरू हो जाएगी। तो वो जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर अगर 8 बजे तक पहुंचता है तो उसकी काउंटिंग की जाएगी। अगर बैलेट पेपर 8 बजे तक नहीं पहुंचता है तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। ऐसा भी चुनाव आयोग ने किया है और लगातार त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में स्ट्रांग रूम में रखा है। पुरानी जेल इसको कहते हैं और पुरानी जेल में देखिए पीछे ही हम लोग खड़े हुए हैं। जैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी, 8 बजे का समय गया है और फिक्स 8 बजे मतगणना शुरू होगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 119 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, 10,000 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं और जो केंद्रीय पुलिस बल फोर्स है तो उनकी 19 बटालियन यहां पर जब लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में हॉट सीटें कई मानी जाती है, जिसमें भोपाल भी हॉट सीट है जहां आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, अरुण श्रीवास्तव है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि माना जाता है कि भोपाल जो है कई वर्षों से बीजेपी का गढ़ रहा है। इससे पहले उमा भारती भी यहां से चुनाव जीत चुकी है। उमा भारती के अलावा जो तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी यहां से चुनाव जीत चुकी है। हालांकि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनावी मैदान में थी तब माना जा रहा था कि उनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन बीजेपी की लहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के चलते यहां पर लगातार से बीजेपी जीतती आई है। 14, 19 और अब 24 की बारी है। पूर्व महापौर आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है। उनके विपक्ष में जो अरुण श्रीवास्तव हैं वो उनको टक्कर दे सकते हैं। हालांकि कांग्रेस जो प्रत्याशी उतारा है वो कायस्थ वोटरों को देखते हुए उतारा गया है, लेकिन बीजेपी का गढ़ जो भोपाल है वो सत्यम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सत्यम हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किन यहाँ पर लगातार पर्यवेक्षक अभी भी अंदर जा रहे हैं। पर्यवेक्षकों का एंट्री है, विदाउट पास कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। हम आपको एक बार मेन गेट की सुरक्षा दिखाना चाहेंगे। आप मेन गेट की सुरक्षा देखिए, तमाम तरह की सुविधाएं की गई है और कोई भी आदमी बिना पास के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। लगातार वाहनों को भी रोका जा रहा है। आदमी
जिनके पास पास नहीं है उनको भी रोका जा रहा है। जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो कहीं न कहीं जो पास धारक है वो अंदर होंगे और काउंटिंग के हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद जिस तरह की काउंटिंग होगी, जो भी जिस क्षेत्र से आगे होगा उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। एक विशेष बात और रखी गई है इस चुनाव में कि कई जगह पर स्क्रीन, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं, जहां स्क्रीनों से भी आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह काउंटिंग चल रही है। हालांकि विधानसभा में भी इसी तरह का स्क्रीनें लगाई गई थी। विधानसभा में भी जो बाहर के लोग हैं वो चौराहों पर या अन्य बड़े स्थलों पर, जैसे बड़ा स्थान यहाँ पर न्यू मार्केट माना जाता है, कोर्ट साइड में है, वहां भी MP नगर, तो तमाम जगह पे लगातार स्क्रीन लगाई गई। स्क्रीन पे सब जगह की चल रही, कौन प्रत्याशी कितने अंकों से आगे है, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आगे है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभाएं आती है। 7 विधानसभाओं की जो काउंटिंग होती है पुराने विधानसभा से, जो ये जेल रोड है, पुरानी जेल है, वहां स्टार्ट होती है और वहां पर तमाम बैलेट पेपर इकट्ठा कर लिए गए हैं और लोग जो पर्यवेक्षक है वो भी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के बीच चुनाव आयोग की कड़ी पैनी नजर है और निर्विरोध और जो है बिना रुकावट के काउंटिंग हो, मतदान हो, इसके लिए लगातार चुनाव आयोग के प्रयास है। कल प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी जिसमें भी कहा गया था कि जो चुनाव है वो निर्विरोध संपन्न हुआ है। इसके बाद मतगणना का समय आया है और मतगणना भी निष्पक्ष तरीके से होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है और इंडी गठबंधन पार्टी है वो हमेशा चुनाव आयोग पर सवाल उठाती आई है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है अगर आपके पास सबूत हो तो सामने आए, नहीं तो ऐसे आक्षेप या जो आरोप है ये नहीं लगाने चाहिए। देवेंद्र, चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ कृष्णा शर्मा भी भोपाल से संवाददाता जुड़ गए हैं। बिल्कुल कृष्णा का रुख करेंगे। कृष्णा, अभी जो है वोटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जहां पर आप अभी खड़े हैं वहां पर अगर बात कर ली जाए तो वोटिंग से पहले किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल नवजीत, इस समय मैं जेल जहां पे मतगणना होता है उसके बाहर खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि ये मेन मतगणना स्थल है और यहां से लोग एंट्री कर रहे हैं और चारों तरफ का नजारा भी मैं दिखाना चाहूंगा इस चौराहे का, जहां पे पुलिस की एक खास व्यवस्था की गई है। कोई भी यहाँ पर बिना पास के अंदर नहीं जा सकता है और बहुत ही सख्त सुरक्षा की गई है। सबसे बड़ी बात है कि 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और मतगणना शुरू होने के पहले पूरी व्यवस्था, जो पर्यवेक्षक हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं, उनके पास देख करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो अभी आधे घंटे का समय है। 8 बजे से सबसे पहले जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो 8 से 8:30 तक जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू हो जाएगी। अब चंद लम्हे बचे हैं या कहें कि चंद मिनट बचे हुए हैं और जब कि भारत का जो भविष्य है, जो मतदाताओं ने निश्चित किया है, वो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से सत्यम ने बताया कि भोपाल में कम से कम 10 जगह LED लगाई गई हैं शहरवासियों को देखने के लिए। मध्य प्रदेश की ओवरऑल बात की जाए तो 29 सीटें हैं। 29 सीट में जहां बीजेपी 29 के 29 जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 10 से 15 सीटें उनकी आ सकती है। सबसे हॉट सीट में की बात की जाए तो छिंदवाड़ा की है और राजगढ़ की है, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव में उतरे थे। तो निश्चित रूप से राजगढ़ पर भी नजर रहेगी मध्य प्रदेश की और छिंदवाड़ा पर नजर रहेगी। और बात की जाए तो कांतिलाल भूरिया भी चुनाव लड़े थे, जो पूर्व PCC अध्यक्ष थे। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर निश्चित रूप से लोगों की नजर रहेगी और आधे घंटे बाद जब बैलेट पोस्टर की गिनती होगी तो परिणाम सामने आने लगेंगे, रुझान सामने आने लगेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 11 से 12 बजे तक में कुछ स्थितियां समझ में आने लगेंगी और जो उतार चढ़ाव का दौर है वो भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम रुख करेंगे डॉक्टर संजय शेखर छत्तीसगढ़ की तरफ, जो स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि मतगणना की क्या वहां पर स्थिति है, जो जिस स्थल पर आप खड़े हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं प्रशासन के द्वारा?
जी, डॉक्टर संजय शेखर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम रुख करेंगे प्रशांत राव की तरफ। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें और आज मतगणना का दिन, सबकी सांसें थमी होंगी। काउंटिंग स्थल का क्या हालचाल है? और प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कार्यालय होते हैं, पार्टी के कार्यालय, खासकर सपा और बीजेपी के, क्या हालचाल हैं, जरूर बताइएगा। प्रशांत राव। बिल्कुल देखिए, बस थोड़ी ही बचा है कि यहाँ पर जो है 80 लोकसभा सीटों की यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। लखनऊ राजधानी के बाद अगर अन्य जिलों की बात की जाए हो जाए तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जाएगी, उसके बाद गिनती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में 75 जिले हैं, उनमें 81 यहाँ जो है काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। भारी पुलिस की व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो 3 लेयर की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल रहेंगे और उसके बाद दूसरी में पीएसी रहेगी और तीसरी लेयर में यहाँ पर राज्य के पुलिसकर्मी रहेंगे। साथ ही चेक पोस्ट बनाए गए हैं मतगणना स्थल तक पहुंचने के लिए, जहाँ क्यूआरटी टीम रहेगी और इसके साथ ही वेटर टीम भी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा जिसके पास ऑथेंटिक पास निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है, उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा। खासकर राजनीतिक दलों के नेताओं को लेकर यहाँ सख्ती बरती गई है। किसी ऐसे नेता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो वहाँ पर जो शांतिपूर्ण मतगणना चल रही है उसमें विघ्न बाधा वहाँ पर पैदा कर पाए। ये जो सब चीजें हैं वहाँ एक तरीके से जो है व्यवस्था रखी गई है। कल ही उत्तर प्रदेश के भी दीपक कुमार, उसके साथ यहाँ डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ ही सूचना निदेशक शिशिर सिंह जी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी ही विस्तृत जानकारी दी थी ताकि किसी भी व्यक्ति को या मीडिया कर्मी को कोई परेशानी मतगणना स्थल तक पहुंचने में ना हो। और इसके साथ यह भी बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तरफ से कौन कौन सी तैयारियां की गई है। मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ मीडिया सेंटर बनाया गया है और सारा डाटा डिस्प्ले हो उसको लेकर हर काउंटिंग सेंटर पर एक सूचना अधिकारी मौजूद रहेगा जो सारा डेटा देगा। साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर पर एक व्हाइट और ब्लैक बोर्ड भी यहाँ मौजूद रहेगा जिस पर मतगणना का सारा डेटा समय समय पर लिखा जाता रहेगा और तमाम विशेष प्रकार की सुविधाएं भी रखी गई है। वहीं गर्मी भी चल रही है, उसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश था जिसको लेकर भी मतदान करने के साथ जो वहाँ जुड़े हुए लोग उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। पेयजल की व्यवस्था की गई है, छायादार जगह की बैठने की व्यवस्था की गई है, टेंट की व्यवस्थाएं की गई है, कूलर और एसी लगवाए गए हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ लोगों को सुझाव देने को लेकर यहाँ तैयारी पहले से कर रखी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और जो भी परिणाम होगा उसको माइक के द्वारा अनाउंस किया जाएगा ताकि किसी भी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट है वो अपने प्रत्याशी का मत वहां पर काउंट कर सके। ये सब व्यवस्थाएं हैं। जिला अधिकारी और तमाम बड़े अधिकारी इस समय काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। बस जो प्रतीक्षा है वो कुछ ही पल में खत्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और इसके साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज की प्रतिष्ठा दांव लगी हुई है। वहीं उनकी धर्म पत्नी सांसद डिम्पल यादव की मैनपुरी में प्रतिष्ठा दांव लगी है। मैनपुरी में उनके सामने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक यानी कि एसपी मलिक सत्यपाल बघेल की जो प्रतिष्ठा है वो आगरा। जी प्रशांत, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी राजू कलवार असम से जुड़ गए हैं और हम चाहेंगे कि नवजीत हमारी जो सहयोगी हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर से जरूर उनका जायजा पूछें कि वहां जिन काउंटिंग स्थल की क्या स्थितियां हैं, क्या प्रशासन ने वहां पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जी डॉक्टर संजय शेखर, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 11 लोकसभा सीटों पर जो है काउंटिंग थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी, आधे घंटे बाद। वह आपसे जानना चाहेंगे कि काउंटिंग स्थल पर अभी क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जी संजय जी। चलिए, संजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हम राजू कलवार के पास आएंगे, असम से हमारे साथ जुड़े हुए। राजू, अगर बात कर ली जाए तो अब से थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है, वहीं अगर देखा जाए तो अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी है काउंटिंग स्थल पर, जानना चाहेंगे आपसे। राजू, अब तक आवाज पहुंच रही है?
तो चलिए, राजू कलवार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अब पुनः रुख करेंगे सत्यम शर्मा के पास। सत्यम, हम आपके पास आना चाहते हैं। और अभी तो आपने काउंटिंग स्थल की जानकारी दी कि क्या गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, क्या लेकिन एक चीज और होगी कि कार्यालय भी, जो राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, उनमें भी कुछ गहमा गहमी होगी। तो क्या जानकारी मिल पा रही है उनके कार्यालय से राजनीतिक पार्टियों? जी सत्यम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चुनाव आए उत्तर प्रदेश में वो चुनावी मैदान में है, उनके बाहर की गई है। खासकर पर आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने लड्डू के ऑर्डर पहले ही दे चुनाव जारी रखिए। कांग्रेस और बीजेपी ने पहले ही लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए हैं। देखिए, जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के बाहर का नजारा देखिए तो लगातार वहां कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ पुरानी जेल में जहां काउंटिंग होगी, स्ट्रांग रूम के बाहर जो उनके चुनाव के प्रभारी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर पर्यवेक्षक हैं, वो पहुंच चुके हैं। वहीं देखिए जो बीजेपी कार्यालय है वहां कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, और कार्यकर्ता भी देखिए लगातार उत्साहित है। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उस तरह से बीजेपी कार्यालय में कल से ही देखिए भीड़ लगने लगी थी और बीजेपी कार्यालय को सजाने लगा था। हालांकि जो लड्डू के ऑर्डर है वो कांग्रेस ने भी दे दिए हैं, बीजेपी ने दे दिए हैं। अब किसके लड्डू के ऑर्डर बंटते हैं, किसके नहीं आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता है वो भी पहुंच रहे हैं। जब 12 बजे के बाद रुझान साफ होने लगेंगे, रुझान आने लगेंगे, तभी से देखिएगा कि वहां के कार्यकर्ता जश्न की तैयारियां मनाने लगेंगे। इसके साथ ही देखिए अन्य तरह की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कल भी लगातार सुरक्षा के जो कर्मी थे वो बीजेपी कार्यालय के बाहर लग गए थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बाहर भी सुरक्षा कर्मियों की एक दल तैनात कर दिया गया था, कोई भी ऐसी अनहोनी या किस तरह की घटना न हो। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले भी बढ़ाई गई थी, लेकिन चूंकि आज मतगणना होनी है, मतगणना के बाद रुझान आने शुरू होंगे और रिजल्ट को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएगी। बीजेपी में बात करें तो बीजेपी में सीएम मोहन यादव भी आज पहुंचेंगे। बीडी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी जब चुनावी रुझान आने लगेंगे तब पहुंचेंगे। एग्जिट पोल जो आया है 29 में से 28 या 29 की 29 सीटें जीतने का एग्जिट पोल जिस तरह से तमाम एजेंसियों ने दिया है, उसके बाद से बीजेपी अच्छा खासा उत्साह में है और 550 से ऊपर की सीटें मैक्सिमम एग्जिट पोल बता रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में जो है जो लड्डू के ऑर्डर बीजेपी ने आप जो लड्डू की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं एग्जिट पोल के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने लड्डू के ऑर्डर दिए हैं, तो क्या दुकानदारों ने उनसे पहले पैसे रखवा लिए हैं या बाद में देंगे? ऐसे में जब रुझान आने शुरू होंगे तो तमाम प्रशासनिक व्यवस्था के बीच बीजेपी जश्न मनाते हुए नजर आएगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी लड्डू के ऑर्डर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जैक्ट पोल नहीं है और एग्जैक्ट पोल को देखते हुए ही और जब काउंटिंग के रुझान आएंगे, जब काउंटिंग होगी आगे बढ़ेगी, जब रुझान आएंगे तभी देखने में समझ में आएगा कि किस तरह से होगा। चलिए तो बिल्कुल जी, हमारे साथ कृष्णा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जो अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वहीं अगर बात कर ली जाए तो कार्यालय वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई और क्या कुछ वहां पे माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि जहां एक तरफ जो है बीजेपी दावा करी कि हम 29 की 29 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी वहीं पर जो है हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में वार रूम बनाए गए हैं।
और दोनों जगह ही जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वहीं से वो काउंटिंग देखेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में की नजर रखेंगे। कहीं कुछ गड़बड़ी होती है उसके लिए भी नंबर भी जारी किए गए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और कांग्रेस में सारे जो प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है या कि कमलनाथ है 9:30 बजे कांग्रेस कार्यालय पहुंचाएंगे। जीतू पटवारी वहीं पे रहेंगे। बीजेपी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष चूंकि स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं वो खजुराहो में मौजूद रहेंगे। लेकिन जो सबनानी जी हैं वो कार्यालय में, विधायक हैं वो कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो वार रूम है वहां से पूरे मध्य प्रदेश पे नजर रखी जाएगी। जहां तक एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल चाहे पिछले विधानसभा की बात करें या पिछले लोकसभा की बात करें, कभी भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जिट पोल सिर्फ सर्वे के आधार पर होता है। वो सर्वे ज्यादातर मात्रा में 80% गलत साबित होते हैं, 20% ही सही साबित होते हैं। और कांग्रेस ने भी जब कल सोनिया गांधी से मीडिया ने सवाल किया था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि एग्जिट पोल नहीं, जब परिणाम आएंगे तब बात करेंगे और परिणाम देखिए। हालांकि बीजेपी भी कई बार एग्जिट पोल को नकारती रही है, लेकिन इस बार 400 के पार एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो उत्साह अधिक है। चूंकि 2 बार जिस तरह से मोदी की लहर रही है और इस बार भी एक मोदी बड़ा चेहरा देश के उभरे हैं और एक बड़े वैश्विक नेता के तौर में उभरे हैं, इसलिए उनकी लहर को नकारा नहीं जा सकता है। और लेकिन जब आज मतगणना होगी और चलिए आपको कृष्णा रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आई है इस वक्त जो है हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बयान सामने आया है। हमें बहुत विश्वास है कि बीजेपी जीतेगी। हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है हमें बहुत विश्वास है कि बीजेपी जीतेगी, हैदराबाद में बीजेपी की बनकर रहेगी सरकार, तो ऐसा उन्होंने कहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हैदराबाद सीट बीजेपी की बनकर रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। बीजेपी से उम्मीदवार है माधवी लता। तो क्या कुछ कह रही माधवी लता, आइए सुनते हैं। और बनकर ही रहेगी। हाँ जी, हम बहुत 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 कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारे सारे चाहने वाले, मोदी भाई को प्यार करने वाले, उनके प्रशासन पे जिन जिनको हिम्मत है, जिन जिनको भरोसा है, वो बाहर बहुत कोशिश करें मई 13 तारीख को निकलने के लिए। सारा देश चाहता है कि ये भाजपा का सीट बन जाए और बनकर ही रहेगी। हाँ जी, तो देखिए उन्होंने किस तरीके से कहा कि हम जीतने जा रहे हैं, भाजपा उम्मीदवार हैं, जीत का दावा किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। और दिल्ली से चांदनी चौक सीट से भाजपा उम्मीदवार काउंटिंग को लेकर बोले प्रवीण खंडेलवाल, कहा हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चांदनी चौक सीट से भाजपा उम्मीदवार है, काउंटिंग को लेकर बोले हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं चांदनी चौक, तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, चांदनी चौक सीट से भाजपा उम्मीदवार काउंटिंग को लेकर क्या बोल रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रहे हैं चांदनी चौक, यानी कि चांदनी चौक को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वो जीतेंगे, ऐसा उनका दावा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है और जनता का तो चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। वहीं दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। केंद्र में हम सरकार बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एग्जिट पोल कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल का मुझे पता नहीं, मुझे तो पता है कि जमीन पर स्थिति क्या है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है और जनता का जो प्रबल समर्थन मिला है, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जीतने का दावा किया है चांदनी चौक से, और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बीजेपी उम्मीदवार है।
तो ऐसे बयान तो आते रहेंगे नवजीत, लगातार आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी का तो मनोबल बढ़ा है एग्जिट पोल देख करके। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बैतूल से ऑब्जर्वर पहुंचे मतगणना स्थल, कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम मतगणना स्थल पहुंचे, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बिल्कुल बड़ी खबर बैतूल से बता रहे हैं, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। ऑब्जर्वर जो है मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं और पहुंचकर उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जी देवेंद्र जी। तो ऑब्जर्वर मतगणना स्थल पहुंचे, कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम मतगणना स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो ये बैतूल से जो खबर आ रही है, इस तरह की खबरें भी लगातार आती रहेंगी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो रामू टेकाम है वो भी मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं। तो इस तरह की खबरें आती रहेंगी, ऑब्जर्वर पहुंचते रहेंगे, जो जायजा लेते रहेंगे कि क्या स्थितियां हैं। और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और सभी प्रत्याशियों की धड़कनें जो हैं नौजीत वास्तव में आज बढ़ रही होंगी। खासकर कांग्रेस प्रत्याशियों की कहें तो उनकी तो ज्यादा ही कुछ बढ़ रही होंगी, क्योंकि एग्जिट पोल ने उनको एग्जेक्ट कर दिया है कांग्रेस को और बीजेपी को दिखा रही है। हालांकि एक कांग्रेस के पास खुश होने का कारण ये हो सकता है कि एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा जो एग्जैक्ट नहीं होते, मतलब सटीक नहीं होते, तो ये कह करके तो अपने दिल को बहलाया जा सकता है, लेकिन जो परिणाम हैं, जिस तरह की कसरतें हैं और जिस तरह के चुनाव लड़ते हुए देखे गए हैं, जिस तरह के कार्यकर्ता इधर उधर भागते देखे गए हैं कांग्रेस के, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि परिणाम कुछ खास कांग्रेस के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन मतदाता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि लड्डुओं के ऑर्डर दोनों तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल वही अगर बात कर ली जाए तो जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से एक के बाद एक जो है कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए नजर आए हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर, कार्यकर्ता भले ही झटके दिए हों, लेकिन अगर जो मतदाता झटके नहीं देंगे तो वास्तव में जीत इन्हीं की होगी। बिल्कुल, तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो अब जो है काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद ही जो है शाम तक साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, किसकी सरकार बनी। तो देखना यही होगा कि जो महंगाई झटके दे रही थी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से है। 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, 2 विधानसभा गंगेहा नाकुड़ में होगी मतगणना। पोलिंग एजेंटों का अंदर जाने की जो है प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रतिनिधियों के सामने खोले जाएंगे स्ट्रांग रूम। मतगणना स्थल पर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। यहाँ पुलिस प्रशासन की भी कड़ी पहरे नजर आ रही है। जो पुलिस प्रशासन है वो भी जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है वहां पर। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी कुछ ही समय बाद जो है काउंटिंग शुरू की जाएगी, जिसको लेकर ये जो तस्वीरें नवजीत हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये काउंटिंग स्थल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इंटर कर रहे हैं। वहां पर कुछ मतगणना कर्मी अंदर जा रहे हैं और ये पूरी तरह से देखिए कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है, कितनी मतलब किस तरह से इनकी चेकिंग हो रही है। चलिए बिल्कुल एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, तो आपको बता दें कि हमीरपुर से 8 बजे से शुरू होगी मतगणना प्रक्रिया। हमीरपुर राठ विधानसभा के लिए लगाए गए 14 टेबल, 33 राउंड में होगी काउंटिंग। तो हमीरपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको बता दें कि राठ विधानसभा की 32 राउंड पर ये वोटिंग होगी। वहीं इसी के साथ ETBS वोटों की गिनती जो है वो लगातार 10 ये राउंड में होने की यहाँ पर जी संभावना नहीं है, वो 10 राउंड में होगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये लगातार जो है आप तस्वीरें देखिए, अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, लगातार अधिकारी आ रहे हैं और ये सुबह सुबह की तस्वीरें, एकदम ताजा तस्वीरें हैं नौजीत, आप देख सकती हैं। किसकी सर सजेगा इसका फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा। भाजपा से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर सपा से अजय सिंह राजपूत 20 साल बाद खोई हुई सीट वापस पाएंगे।
मतगणना 8 बजे शुरू होगी। आज हम मौजूद हैं सुमेरपुर स्थित गल्ला मंडी पर, जहां मतगणना स्थल बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर 650 पुलिसकर्मी सहित CISF की टीम व PAC की टीम लगाई गई है। कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और CISF की टीम, BSF की टीम मौजूद है। हमीरपुर DM और पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा लगातार यहाँ पर निरीक्षण करने में लगी हुई हैं। वहीं शाम तक हमीरपुर विधानसभा और राठ विधानसभा में 14-14 टेबलें बनाई गई हैं। वहीं मतगणना कार्मिक शाम तक पता चलेगा कि कौन किसके सर पर जीत का सहरा बंधेगा। हमीरपुर से किशन कुमार, न्यूज आवर। तो ये तस्वीरें मतगणना स्थल की लगातार हर जगह से आ रही हैं, एक एक जो जिले हैं वहां से आ रही हैं और हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। लेकिन एक चीज, धारा 144 लागू है और जीत के बाद जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध है। बिल्कुल। तो प्रशासन भी पूरी तरह से एक तरह कहा जा सकता है कि मुस्तैद दिख रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें, वही अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार वहां पर चेकिंग भी जो है तस्वीरों में नजर आ रही है करता हुआ। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि आपको बता दें कि बिजनौर से लोकसभा चुनाव की मतगणना जो है अभी कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 बजे से जो है ये काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना स्थल पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी। 33 राउंड में पूरे होंगे बिजनौर नगीना लोकसभा सीट में। बिजनौर सीट पर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में, लोकसभा चुनाव की मतगणना जो है 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी वैसे रुझान मिलने शुरू होंगे और हमें लग रहा है कि एक राउंड जो है नवजीत, आधे घंटे में एक राउंड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एक राउंड के बाद जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसी से अनुमान हो जाएगा कि जैसे हमको लग रहा है कि 12 बजे जाते जाते जो है तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। रुझानों में जीत और हार का अंतर दिखेगा। 543 सीट है जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, उसमें अगर जो 272 सीटों पर अगर 272 सीट जिन पार्टी को मिलेगी। जी देवेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको, बड़ी खबरें जो है लगातार आ रही है। इसी बीच जो है हम उनसे भी हमारे दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। तो बैतूल से बड़ी खबर, ऑब्जर्वर पहुंचे मतगणना स्थल पर। कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम मतगणना स्थल पर पहुंचे। चलिए एक और बड़ी खबर जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से है। कुछ ही देर में होगी मतगणना। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी काउंटिंग। सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम में आपको बता दें कि कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं है, मोबाइल ले जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। गर्मी को देखते हुए भी खासा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए देवेंद्र जी, तो यहाँ पर देखिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये काउंटिंग होगी। जी, ये इसका मतलब साफ हो गया कि सुरक्षा में तनिक भी चूक नहीं करना चाहती है प्रशासन। बिल्कुल, कि पूरी तरह से मुस्तैद। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर काउंटिंग होगी और जल्द ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही 8 बजेंगे शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे तक बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी। उसके बाद से ईवीएम खोले जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि इसमें भी ईवीएम खोले जाएंगे और प्रक्रिया पूरी करने में 9 बज जाएंगे। बिल्कुल। तो 9 बजे से अगर जो काउंटिंग ईवीएम से शुरू होती है तो रुझान जो है 9:30 बजे तक आने शुरू हो जाएंगे, पहला रुझान। और बैलेट पेपर का जो रुझान होगा उसको अगर जो देखें तो वो तो 8:30 बजे तक आपको मिल जाएंगे। तो वो रुझान भी हम आपको दिखाएंगे अगर जो इलेक्शन कमीशन ये रुझान जारी करते हैं तो। और उसके बाद से हर आधे घंटे पर अगर जो एक राउंड पूरा होता है, जैसा कि ये माना जाता है कि हर आधे घंटे पर एक राउंड पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में जब भी रुझान आएंगे हम तत्काल अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी क्या स्थिति है। एग्जिट पोल कितने सच साबित हो रहे हैं और जो हमारे जो विश्लेषण जो हमने
अपने विश्लेषकों के माध्यम से जो भविष्यवाणियां की हैं उस पर भी नजर होगी कि हमारी भविष्यवाणियां कितनी सही हो रही हैं। नौजी, बिल्कुल, कितनी सटीक होती हुई नजर आ रही है, ये तो देखने वाली बात होगी। वही अगर अब बात कर ली जाए तो जिस तरीके से देश भर में चुनाव की काउंटिंग जो है वो अभी शुरू हो जाएगी थोड़े ही वक्त में, और जो तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आएंगी जैसे जैसे काउंटिंग का समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तस्वीरें भी साफ होती जाएंगी कि आखिर किसकी सरकार बन रही है, जहां एक और बीजेपी भी दावे कर रही है और कांग्रेस भी और अन्य दल भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बार अगर बात कर ली जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, वहीं पर कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन का भी काफी यहां पर असर देखने को मिला था। देवेंद्र जी, हाँ बिल्कुल, और देखा जा सकता है कि तैयारियां तो खूब हैं, जोर शोर से सभी कार्यालयों में सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां होंगी। बिल्कुल, और जैसा कि अभी हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लड्डू के ऑर्डर दे दिए, इसका ऑर्डर वहीं पेंडिंग रहता है। हमें अगर एक ही दुकानदार से ऑर्डर दिए गए होंगे तो जिस तरीके से देवेंद्र जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो है लड्डुओं के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन ये तो जो है थोड़े समय बाद ही पता चलेगा, जो तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। वही अगर जहां बीजेपी एक और अपनी जीत का दावा कर रही है तो वहां पर कांग्रेस भी जो है हार मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 8 बजे से भोपाल में भी जो है काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वही छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 11 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जो है काउंटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 8 बजे काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर 8 बजे से काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई अलग अलग जगहों से। न्यूज आवर पर हम आपको सुबह से ही लगातार ये तस्वीरें दिखाते आ रहे हैं और हम आपको शाम तक के लगातार दिखाते रहेंगे और तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है काउंटिंग के जरिए किस तरीके से कौन आगे है कौन पीछे है और किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी देवेंद्र जी, ये स्थितियां हैं, ये तस्वीरें आपको रैपिड एक्शन फोर्स के लोग भी हैं, आईटीबीपी के जवान भी हैं और जो हमारी पुलिस है ये भी है। कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ ये तमाम स्थितियां हैं। अब हम थोड़ी सी अपने संवाददाताओं की तरफ चलें। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़, वहां की जानकारी कुछ नहीं हो पाई है, तो हम अपने छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर के पास जाना चाहेंगे। और डॉक्टर संजय शेखर, मतगणना की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है और 11 लोकसभा सीटों में से की 22 जिलों में मतगणना होगी। 22 जिलों में मतगणना की सभी तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम ऑब्जर्वर, चाहे वो काउंटिंग ऑब्जर्वर हो चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर हो, उनकी तैनाती की गई है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुरक्षा के लिए की जाती है वो सब की गई है। अभी से बस 4 मिनट का समय, 4 मिनट बाद मतगणना शुरू होगी। इससे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी और पोस्टल बैलेट फिर जो है जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। ऐसा उसे उम्मीद की जा रही। पहली रुझान जो है वो करीब 9 पास आएगी और उसके बाद से लगातार जो है ये रुझान आते रहेंगे। जहां तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट उम्मीद की जा रही है कि करीब 2 बजे आएगी पहली रिजल्ट। और देर तक, चूंकि एक लोकसभा क्षेत्र के 2 जिलों में भी मतगणना है, इसलिए रिजल्ट आने में थोड़ी देरी होगी। और रिजल्ट जब फाइनली आ जाएगा तो उसके बाद उनको निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ये प्रक्रिया करीब 6-7 बजे तक पूर्ण होगी। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों के साथ भूपेश बघेल हैं, वो राजनांदगांव रहे हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में
मोहन अग्रवाल जो कि कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं से वो रायपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये तय है कि उनकी जीत तय है और बताया जा रहा है कि उनकी लीड कितनी होगी। उनकी कोशिश ये थी और भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में चुनाव इसलिए लड़ा है कि जीत का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, तो ये महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से सरोज पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो कोरबा से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी हुई है। कवासी लखमा है, पूर्व मंत्री शिव डहरिया है, इस तरीके से तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रुझान तो पहले से ही आना शुरू हो जाएगा करीब 1 घंटे बाद से, लेकिन 1-2 बजे के आसपास से नतीजे भी छत्तीसगढ़ के आने शुरू हो जाएंगे। जी दिवन। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। संजय शेखर जी, हमारे साथ जो है राजू कलवार भी जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वोटिंग अभी जो है 8 बजे से शुरू होने वाली है। वहीं पर अब अगर बात कर ली जाए तो स्थल पर क्या कुछ अभी अपडेट नजर आ रहा है, किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जी राजू कलवार। जी, निश्चित तौर पर असम के 14 लोकसभा सीटों के जो मतगणना प्रक्रिया है अब कुछ ही देर पर प्रारंभ हो जाएगी और अभी हम बिल्कुल जो मौजूद है तिनसुकिया के जो मतगणना केंद्र है, यहाँ का मैं सुरक्षा के पहले मैं जायजा आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से सुरक्षा यहाँ पर जो सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी ले जाने के अंदर में मना किया गया है। तो यहाँ पर तस्वीरें जो दिख रही हैं नव्या, अभी जो असम से जो तस्वीरें आई हैं, हमारे संवाददाता राजू कलवार जो तस्वीरें दिखा रहे थे, उसमें कुछ लोग छाता लेकर के थे और जमीन गीली गीली सी दिख रही है, तो हमें लग रहा है कि वहाँ कुछ बारिश वगैरह भी हुआ है। तो अब चूंकि संपर्क टूट गया, नहीं तो इसकी भी जानकारी हम ले लेते कि मतगणना से पहले हल्की बारिश अगर जो हुई है तो लोगों को तो राहत मिल गई होगी, लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों को अभी राहत नहीं मिली होगी, सांस उखड़ रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। तो हम जानना चाहेंगे अपने संवाददाता जो कृष्णा जी हैं, कृष्णा शर्मा, आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो भी भोपाल की स्थितियां हैं, भोपाल में जो काउंटिंग हो रही है, जिन जिन सीटों की काउंटिंग हो रही है, वास्तव में नेताओं के मन के अंदर इस समय क्या कुछ चल रहा होगा, आपने जानने की कोशिश की होगी। कार्यालय पे क्या कुछ हलचल देखने को मिली है आपको, ये सारी चीजें बताएं। जैसे सत्यम शर्मा ने बताया कि लड्डू के ऑर्डर तो दे दिए गए हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी के, किनका लड्डू बटेगा और किनका लड्डू सड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका भी थोड़ा सा सुरक्षा के आकलन आपने कर लिए और भी तमाम आकलन आपने बता दिए। अब इसका भी बता दीजिए कि क्या स्थितियां हैं, दुकानदार क्या कहते हैं लड्डू को लेकर के और जनता क्या कहती है। देखिए, जिस तरह से भोपाल की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा आज सुबह सबसे पहले खेड़ापति हनुमान मंदिर गए थे और पूजा अर्चना की। जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भोपाल बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। वहीं अरुण श्रीवास्तव जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी इस बार जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका दावा जो कायस्थ समाज है, कायस्थ समाज के वोटर हैं और प्लस अल्पसंख्यक वोटर हैं, सब मिला के उनका दावा है कि इस बार भोपाल में कांग्रेस की जीत तय है। और इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय हो या जिला कांग्रेस कार्यालय हो, उत्साह का माहौल है और कार्यकर्ताओं में जोश भी है कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का परचम भोपाल में फहराया जाएगा। अब देखना होगा, 8 बज रहे हैं और मतगणना चूंकि शुरू होने वाली है, थोड़ी देर में मशीनें खुलेंगी, बैलेट पेपर से अभी शुरू होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय या बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो कांग्रेस कार्यालय में निश्चित रूप से उत्साह है। और जिस तरह से आपने लड्डुओं की बात की, देखिए इंडिया गठबंधन का दावा है कि 295 सीटें उनकी आ रही हैं और इसलिए जितने भी स्टेट हैं वहां के कांग्रेस कार्यालय है, वहां पे जश्न की तैयारी शुरू कर दी गई है
कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी या कहें कि एनडीए की सरकार जाने वाली है, इसलिए कांग्रेस में खासा उत्साह है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सभी आश्वस्त हैं कि सरकार निश्चित रूप से मोदी की ही बनेगी। 400 का आंकड़ा पार हो या 400 के इधर रह जाए, लेकिन जनता ने मोदी पे भरोसा किया है और मोदी की योजनाओं पे भरोसा किया है, इसलिए निश्चित रूप से सरकार मोदी की बनेगी। और इसीलिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय हो या कि कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को हो, वो चरम पर है। और भोपाल में भी जो आलोक शर्मा हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि जिस तरह से पिछली बार प्रज्ञा ठाकुर ने 3,60,000 से जीत दर्ज की थी, उससे अधिक हम जीत दर्ज करेंगे। तो दोनों ही प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। अब चूंकि मतगणना शुरू हो गई है, 8 बज गए हैं और जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू होगी। देखने को मिलेगा थोड़ी देर में, आधे घंटे में रुझान शुरू हो जाएंगे बैलेट पेपर के, और 9 बजे तक जो ईवीएम के रुझान है वो शुरू हो जाएंगे। तो देखना होगा कि जो नेताओं के दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या दावे हैं दावों का क्या, जिस तरह से वादे हैं वादों का क्या कहना चाहिए। वास्तव में बहुत तो सही बात आपने कही, दावे हैं दावों का क्या, लेकिन ईवीएम में जो दबाया गया है उसका दावा अब थोड़ी देर बाद अब रुझान के रूप में आएगा और देखा जाएगा कि किनके दावों में कितना दम है, और साथ ही एग्जिट पोल जो आए हैं उनमें कितना दम है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो न्यूज़ार ने अपने विश्लेषकों के साथ जो अनुमान लगाया है उनमें कितना दम है। तो दम तो देखेंगे, लेकिन रुझान आने के बाद अब हम रुख करेंगे अपने संवाददाता राजू कलवार के पास। असम से कुछ आप जानकारी दे रहे थे, देते देते अटक गया था फ्रेम आपका, तो अब आप अपनी जानकारी दीजिए। उससे पहले आप हमें यह बताइए कि मौसम के क्या हालचाल है। राजनीतिक मौसम के तो हालचाल आज दिन भर हम लोग जानेंगे, लेकिन वहां पर छाते के अंदर कुछ लोग थे, छाता लिए हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि जहां आप चल रहे हैं तो वो कीचड़ भी वहां पर हुआ है। तो क्या मौसम वहां पर खुशनुमा हो गया है क्या? जी देवेंद्र जी, बहुत ही अच्छी सवाल किया कि आप लगता है कि आज इस बार मजाकिया मूड में है। और जिस तरह से यहाँ पर असम के अगर मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल यहाँ पर एक ठंड सा माहौल है। लगातार 10 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रहा है, और बारिश की वजह से सभी यहाँ पर मतदाता केंद्रों में भी काफी जो कार्य है वो संपन्न करने में आसानी हुई है। और जिस तरह से अब फिर मैं सुरक्षा की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो असम के तिनसुकिया में मैं सुरक्षा की अगर बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी बिल्कुल तैनात है। और यहाँ पर इस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर में भी कुछ पाबंदियां लगाई गई है कि अगर कैमरा और मोबाइल के किसी तरह के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। और जिस तरह से राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों के ऊपर में भी कुछ पाबंदियां है कि अंदर तक वो भी मोबाइल नहीं लेकर जा सकेंगे, और आसपास के इलाकों में कोई नारेबाजी नहीं हो पाएगी। और अभी कुछ ही देर बाद जिस तरह से मतगणना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा, और सुरक्षा की और भी अंदर में भी काफी प्रबंध किया गया है। और फिर मैं एक बार मौसम की अगर बात करूं तो यहाँ पर लगातार 10 दिनों से बारिश होने के साथ साथ कीचड़ भी हो गई है, और सुरक्षा कर्मियों को भी काफी तकलीफ के साथ यहाँ पर सुरक्षा कायम रखना पड़ रहा है। और हमारे फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ सुरक्षा कर्मी अंदर जा रहे हैं। और कुछ ही देर पे अभी जो यहाँ पर भी मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और साथ ही आपकी कुछ 9:30 बजे तक रुझान भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। और सुरक्षा की अगर यहाँ पर बात करूं तो काफी जो सुरक्षा कर्मी है वो अपने निष्ठापूर्वक कार्य को संपन्न कर रहे हैं। जी देवेंद्र जी, ये सारे मतदान केंद्रों की स्थिति तो आपने बता दी, लेकिन एक चीज और आप हमें बता दीजिए कि जो कार्यालय हैं राजनीतिक पार्टियों के, वहां पर जो हलवाई हैं उनको तो लड्डू के ऑर्डर दे दिए गए होंगे। तो क्या जिन दोनों राजनीतिक पार्टियों जो खास यहां पर असम में देखी जा रही हैं, जिनके बीच फाइट है, क्या उनके प्रत्याशियों द्वारा ही लड्डू के ऑर्डर दिए गए हैं, या लड्डू के ऑर्डर निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा भी दिए गए हैं?
जी हाँ, मैं शुरुआती अगर कर दूं तो असम के जो 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीटों में भाजपा के हौसले बुलंद है। जिस तरह से पिछले बार 2019 में 9 सीटों पे उन्होंने जीत कायम की थी और 3 एडीएफ को और 2 कांग्रेस को। इस बार उन्होंने दावे ठोके हैं कि 2 भी कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा और हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार कह रहे हैं कि 12 सीट हम लेने में कामयाब रहेंगे और बाकी एक जीपी यानी कि असम गण परिषद जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनके पास जाएंगे। और लड्डू की अगर बात कहें तो जिस तरह से विपक्ष से यहाँ पर इतना मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी के हौसले बिल्कुल बुलंद है क्योंकि उन्होंने पहले से ही दावे ठोक चुके हैं। तो कहना क्या चाहते हैं आप कि विपक्ष ने लड्डू के ऑर्डर नहीं दिए हैं? जी ऐसा ही है कि उनके जो मनोबल देखा जा रहा है कि मनोबल उतने मतलब उनका ऊपर नहीं है विपक्ष का। और यहाँ पर जिस तरह से एक तरफा मुकाबला दिखाई पड़ रहा था चुनाव प्रक्रिया के दौरान, मगर डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट अगर 2 सीटों की अगर मैं बात कर दूं तो डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट और जोरहाट लोकसभा सीट असम में, जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद गौरव गोगोई जो पिछले बार के कलियाबर सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी, मगर कलियाबर सीट को इस बार पुनर्निधान कर काजीरंगा सीट में तब्दील कर दिया गया था कि और वहां से वो अपने उम्मीदवार नहीं प्रदान कर जोरहाट से अपनी उम्मीदवारी दी थी और वहां पर काफी कांटे की टक्कर हो सकती है। मगर फिर भी बीजेपी भी कोई पूरे अपना दम कम लगा दिए हैं कि गौरव गोगोई को इस बार किसी भी तरह से रोका जाए। और नौगांव के प्रदीप बर्दले भी कांग्रेस की ओर से पिछले बार 2019 में जीत हासिल किए थे, मगर इस बार भी जी राजू, जिनको रोकना था और जो जोर आजमाइश लगानी थी वो तो हो चुकी है, ईवीएम में कैद है। अब जब ईवीएम का जो बटन दबेगा और जो वहां से नतीजे निकलेंगे तो ये देखने में आ जाएगा कि किसने कितना जोर लगाया है और किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, कितने मत आ रहे हैं। सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। सत्यम शर्मा, आपने लड्डुओं का जिक्र कर दिया ऐसा कि अब लड्डुओं से ध्यान हट नहीं रहा है। सत्यम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब यहां पर भोपाल जो लोकसभा सीट है, ऐसा माना जा रहा है कि आलोक शर्मा यहां पर विजयी हो जाएंगे। ऐसे में जो विपक्ष में हैं उनका, जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, क्या उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं आलोक शर्मा जीत रहे हैं, या कुछ भारी मन दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल के आने से? कुछ उनके अंदर मायूसी देखी जा रही है, कांग्रेसियों के अंदर मायूसी देख पा रहे हैं आप, या उत्साह है? देखिए देवेंद्र जी, एक बात तो सत्य है कि बीजेपी जरूर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में थी। आप 2014 में देखिए तो बीजेपी के पास 27 सीटें थी, वहीं 2019 की बात करिए तो उनके पास 29 सीटें थी। अब उन्होंने 28 सीटें थी, अब उनकी 29 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी की स्थिति भोपाल में काफी मजबूत है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में आए हैं, कुछ प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों ने दमदारी के साथ चुनाव भी लड़ा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है 3 से 4 सीटें भी कांग्रेस की आ सकती हैं अगर प्रत्याशी और कांग्रेस परिणाम भी और दूसरे तरह के हो सकते थे अगर केंद्रीय नेतृत्व और सहायता करता, मध्य प्रदेश आकर और रैलियां होती। वहीं एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 रैलियां हुई, 2 रोड शो हुए, इवन भोपाल में भी रोड शो किया गया था। वही जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मात्र 3 नेता आए और 3 से 4 बार केंद्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी मात्र 2 बार आए, प्रियंका गांधी वाड्रा 1 बार आई, सतना के चित्रकूट गए थे खड़गे साहब, वो 1 बार आए। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो कम सहायता कर पाए, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, निश्चित तौर पर अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं। नीटू सिकरवार जो मुरैना के प्रत्याशी हैं वो काफी टक्कर दे सकते थे। दिग्विजय सिंह रोडमल नगर के खिलाफ राजगढ़ से चुनावी मैदान में है। भोपाल में अरुण श्रीवास्तव और आलोक शर्मा के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। जो अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो कायस्थ और मुस्लिम वोटर्स या अल्पसंख्यक वोटर्स अगर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि उनको जोड़ करके ये माना जा रहा है कि उतारा गया है। हालांकि पिछली बार दिग्विजय सिंह 3.5 लाख से ज्यादा मतों से हारे थे, तो उसको कवर करना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 7 विधानसभा लगती है, अगर विधानसभा की बात की जाए तो मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा छोड़ दिया जाए तो
तो बाकी विधानसभाओं में बीजेपी का कब्जा रहा है और अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी जीती है। 1 लाख से ज्यादा वोट से हुजूर विधानसभा जीते थे, वही करीब करीब 1 लाख वोट से गोविंदपुरा विधानसभा जीते थे। तो कुल मिलाकर के जो गैप है उसको भर पाना कांग्रेस के लिए कठिन होगा। आलोक शर्मा भी पूर्व महापौर रह चुके हैं और ऐसे में उनको भी कुर्रर भोपाली भी खुद को बताते हैं, तो ऐसे में उनका जो पहले से भोपाल में पैठ है वो ज्यादा मजबूत है। अरुण श्रीवास्तव भी कायस्थ वोटर के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि कायस्थ वोटर समझदार वोटर्स होता है और कहीं ना कहीं वो समाज के हिसाब से नहीं जाता है, वो विकास और प्रगति के हिसाब से जाता है। तो ऐसे में अरुण श्रीवास्तव के दावे और वादे बताएंगे और कांग्रेस पार्टी की नीति बताएगी कि अरुण श्रीवास्तव को कितने वोट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इसी तरह आलोक शर्मा की स्थिति निश्चित तौर पर मजबूत है। जिस बात को लेकर आप लड्डू की दुकान को लेकर आप अटके हुए हैं, वो लड्डू की दुकान के ऑर्डर दोनों ही पार्टियों ने दे दिए हैं। मुझे तो लगता है जिस पार्टी की हार होगी उस पार्टी को लड्डू के ऑर्डर जो जीतेगा उनको सप्लाई कर देना चाहिए, तो उनका नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा सा दावों की बात हो रही थी कि दावों और वादों में कितना दम है। तो देखिए इस बार का जो चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और जो दावे और वादे थे, नीति थी, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की तरफ लड़ा गया था, इस बार पूरे देश में उनकी तरफ से चुनाव लड़ा गया था। जो 400 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है, अगर 400 सीटें लानी है तो कहीं ना कहीं दक्षिण की 131 सीटों में से कम 60 सीटें या 70 सीटें बीजेपी को जीतना जरूरी है। मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए लगभग सही साबित होंगे। 28 या 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। अगर दक्षिण में इनको जीतना, जैसे पिछली बार की बात की जाए 2019 की, तो मात्र 31 सीटें बीजेपी के पास है, जबकि 100 सीटों के करीब जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो बीजेपी की जो कांग्रेस की इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं उनके पास है। हालांकि इस बार जो बताया जा रहा था कि तमिलनाडु में 2 सीटें आ सकती हैं, तेलंगाना में भी सीटें आ सकती हैं, केरल जी बिल्कुल सत्यम हम आपके पास आएंगे, लेकिन जो बैलेट पेपर के रुझान आ रहे हैं, बैलेट पेपर के रुझान आने शुरू हो गए हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं कि जो बैलेट पेपर के रुझान है वो उसमें एनडीए 19 सीटों पर आगे है और इंडिया जो है वो 8 सीट पर आगे है। ये रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, बैलेट पेपर के रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें छत्तीसगढ़ का जो है खाता अभी शायद बैलेट पेपर वाला नहीं खुला है और कुछ देखा नहीं जा सकता है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी बैलेट पेपर के रुझान आपको हम दिखा रहे हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो बीजेपी 2 और कांग्रेस 1, यहां पर 3 के जो रुझान बैलेट पेपर के आ चुके हैं, यहां पर 3 सीटों के, जिसमें बीजेपी 2 पर आगे और कांग्रेस 1 पर आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ के अभी बैलेट पेपर के रुझान नहीं आए हमारे पास। उत्तराखंड के भी अगर जो देखें, उत्तर प्रदेश की, तो 5 पर बीजेपी और कांग्रेस 7 बैलेट पेपर में आगे जा रही है सीटें। ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत राव हम आपके पास आएंगे। बैलेट पेपर के जो रुझान है तो ये तो चौंकाने वाले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस 7 सीटों पर आगे और बीजेपी 5। क्या कहेंगे आप प्रशांत राव? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए परिवर्तन की बयार है और जनता जिस तरीके से यहाँ पर माहौल देख रही है, जिसके आधार पर इंडिया गठबंधन ने मजबूती बनाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो अभी पोस्टल बैलेट के जो आंकड़े आपने जारी किए हैं, मतलब जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं और आप दर्शकों को बता रहे हैं, चौंकाने वाला मसला है। और कल ही अखिलेश यादव ने, इसके साथ ही राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा था कि हमारे जो आंकड़े होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। समाजवादी पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था, वो भी अपनी सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने जो लिस्ट है जारी की थी। यह जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पीछे है और एनडीए गठबंधन आगे है, इससे निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदलाव होगा। हालांकि कयास यही लगाया जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कि इस बार जो तैयार है भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तो बहुमत का आंकड़ा चाहिए 270। इसके साथ ही पिछली बार के सीटों के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए तो थोड़ी बहुत यहाँ पर जो सीटें कम हो सकती हैं, ऐसा आकलन किया जा रहा है। -2 या +2 इस तरीके का आकलन किया जा रहा है। लेकिन जो अभी पोस्टल बैलेट का आंकड़ा आया है, इससे जरूर है कि विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनमें उत्साह जरूर होगा
कि पोस्टल बैलेट में जैसे जनता ने उन्हें अपना जो है मत दिया है, ऐसे ईवीएम की बटन दबाकर उनके प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला तय किया गया होगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जब पहली बार अगर मैं बात कर लूँ 2014 में चुनाव पूरे देश में हो रहा था, लोकसभा का तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में फोकस किया था, 19 से चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस किया। और 19 से पहले उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव था, इसके साथ 2022 विधानसभा चुनाव हुआ। तो एक यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा जारी किया था, वो पहली बार किया गया, सबका साथ, फिर उसमें जुड़ा सबका विकास, फिर जुड़ा कि सबका विश्वास। 3 चुनाव लगातार जिस तरीके से लोग जीतते आए हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए कि अब जो यहाँ पर जो चुनावी नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था 400 पार, और अगर 2022 की अगर यहाँ देवेंद्र जी बात कर ली जाए तो ये कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार। और फिर जब यहाँ पर जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, या फिर नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव जो हुए, उसमें भी कहा गया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार। तो ये जो तीसरी सरकार है उत्तर प्रदेश में बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बावजूद भी अगर तीसरा के जो काम नहीं हुआ है, ये जनता की नीतिगत पूरी नहीं हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था उस पर खड़ी नहीं थी, शायद उसका ये परिणाम हो सकता है कि पोस्टल बैलेट में लोगों ने वहां पर कुछ ज्यादा इंडिया गठबंधन को चुना हो। प्रशांत, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जो इंडिया बैलेट में आगे जा रही है और ईवीएम में भी यही अगर जो परिणाम रहे, तो फिर 400 पार के लक्ष्य का क्या होगा एनडीए के? बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं, 400 पार के लक्ष्य क्या होगा, पूरे समाचार अभी तक खड़े हुए खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पोस्टल बैलेट में जनता ने अपना रुझान दे दिया है, अपनी मत दे दिया है, प्राथमिकता दे दी है कि जो प्राथमिकता यही हो गई है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को चुना है। इससे घबराहट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ गई होगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो सपना सजाए बैठे थे कि 80 लोकसभा यहाँ की से जीतेंगे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास 65 सीटों पर यहाँ कब्जा था, और वहीं 2 सीटें जो है पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल है। तो यहाँ पर जो 67 का आंकड़ा उनके पास था, 13 सीटें बची थी, जिसमें 10 बीएसपी के पास और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो आंकड़ा यही था कि इन 10 सीटों पर बीएसपी बनाया जाए, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी बनाया जाए। देश में अध्यक्ष है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है राहुल गांधी ने मिलकर बनाया दोनों ने कि संविधान बचाओ, हटाओ महंगाई हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, किसान मजदूरों का शोषण हटाओ, महिला अत्याचार हटाओ। ये जो नारा दिया था, शायद कुछ ना कुछ परिणाम इस पोस्टल बैलेट में आए हैं। जनता ने जो अपना मत दिया है वो एनडीए गठबंधन को दिया है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर मजबूती से अभी पोस्टल बैलेट में दिखाई दे रही, लेकिन सबसे बड़ा भाग्य का फैसला यहाँ ईवीएम में कैद है। ईवीएम में तय होगा कि आखिर में कौन जो है संसद जाएगा। अच्छा, एक चीज और देवेंद्र जी यहाँ खास बात होगी कि पिछली बार 2019 में जो प्रत्याशी यहाँ पर 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, 20,000 के आंकड़े से जीते थे, तो इस बार जिस तरीके से जो रुझान आया है यहाँ पर सर्वे तमाम कंपनियों के द्वारा जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है वो 2 लाख से न जीते, 2,000 से जीते, जो 1 लाख से जीते थे वो 100 वोटों से जीते। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो केवल जीत का है, अभी वोट प्रतिशत का नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में किसी प्रकार से जीतना है, और उसी तरीके से चुनाव लड़ा है और उसी तरीके की रणनीति बना रखी है। तो निश्चित तौर से अगर उन्होंने कहा कि 400 पार, तो वो अपना जो है किसी भी तरीके से आंकड़ों में फिट कर बैठे होंगे कि इस राज्य से हमें इतनी सीटें मिलेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है, अगर मुद्दे की बात की जाए, कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल सबसे ज्यादा जो है हिंदी भाषी राज्यों में काम किया है, ताकि यहाँ का जो उनका वोट शेयर विधानसभा चुनाव में रहा है उसको बरकरार रखने के साथ केंद्र सरकार के विकास कार्यों पर मत प्रतिशत और बढ़ाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का से पार किया जाए। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इसके साथ हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, झारखंड है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ताकि इन राज्यों से सर्वाधिक सीटें जीत पाए। तो वहीं बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में भी नीतीश कुमार से गठबंधन हो गया था, वहां भी सर्वाधिक सीटें हैं, और क्योंकि 40 सीटें वहां पर भी हैं। और अगर महाराष्ट्र चलेंगे तो महाराष्ट्र में शिवसेना के पास वहां पर अगर जो है एक तरीके से सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार है। तो ये सब जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ लिए थे, और इसी आंकड़ों के आधार पर 400 पार का नारा दिया था,
मान लेते हैं 400 पार नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन सब आंकड़ों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगी अगर चुनाव परिणाम उनके पक्ष में रहते हैं। लेकिन फिर भी जनता जिस तरीके से आकलन कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आकलन कर रहे हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज और है प्रशांत, एक चीज और है, अगर बैलेट में अगर जो बढ़त दिख रही है, बैलेट पेपर में अगर जो इंडिया बढ़त दिख रही है और ईवीएम में अगर जो पीछे चली जाए तो फिर तो आरोप लगने तय हैं एक बार फिर। क्या लगता है आपको? है अभी देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है और पोस्टल बैलेट की गिनती और जो है बदल भी सकती है, आगे जाके आंकड़े बदल भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आगे हाई दे सकती है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये जो चुनाव है और चुनाव का जो परिणाम है वो अभी धीमे धीमे खुलता हुआ नजर आएगा। पोस्टल बैलेट में पिछली बार भी अगर देखा जाए 2019 के चुनाव में तो भी यहाँ पर जो है थोड़े बहुत आंकड़े डिफरेंट दिखाई दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट में यहाँ पर बढ़ोतरी मिली थी, लेकिन ईवीएम में हार गए थे। तो इस बार भी लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ दिख रही है, तो चलिए इसकी आशंका भी खत्म होती दिख रही है। बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 11 और कांग्रेस 9 सीटों पर बढ़त उसकी बनी हुई है। जो रुझान अभी ताजा दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी 11 और जो है इंडिया जो है 8 सीटों पर 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो बैलेट अब इसकी संभावनाएं भी थोड़ी सी खत्म होती दिख रही हैं। हम थोड़ा सा रुक करेंगे, अभी जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिद, आप जिस मतगणना स्थल पर हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वहां के इंतजामात कैसे हैं? देवेंद्र जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, इस समय हम खजुराहो लोकसभा के कटनी का ये जो मतगणना केंद्र है, जहां से आपको बताना चाहेंगे मतगणना के साथ करके हम पीछे जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं, मतगणना के जो 3 विधानसभा खजुराहो लोग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि जो दल के जो वो यहाँ से उनका प्रवेश दिया। उसके कटनी जिले का एक शहडोल लोकसभा, उसका भी लोकसभा जो खजुराहो और शहडोल दोनों लोकसभा के लिए मतगणना कार्य यहाँ से जारी है। मतगणना के जो प्रथम राउंड जो होता फर्स्ट स्टेज कार्य चल रहा है, अभी उससे रुझान है कि फर्स्ट राउंड के जो निर्णायक जो मतें आएंगी उसकी घोषणा होना भी शेष बाकी। और जिस तरह का मतगणना की अगर बात की जाए, मतगणना में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि अधिकृत व्यक्ति के अलावा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं दिया जाएगा, न ही वाहनों का। और मतगणना केंद्र के बाहर का जो परिसर है, जो कृषि उपज मंडी का जो बाहरी परिसर है, वहां से बड़े भारी वाहनों का भी प्रतिबंधित किया गया प्रवेश के लिए, यानी कि उनका भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कहा जा सकता है मतगणना केंद्र में तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है। और इसके अलावा अन्य लोगों के लिए तमाम चीजों की धूप का भीषण गर्मी भी चल रही है, तापमान भी तेज है। इस तरह देखा जाता है जो परिणाम आने में और गर्मी लाने वाला, चूंकि 400 पार का जो नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है और वही इंडिया की गठबंधन की अगर बात, वो भी अपने जीत के दावे कर रहे थे। अब देखना होगा परिणाम किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल अभी रुझानों से काम चलाना पड़ेगा। जी देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, परिणाम किनके पक्ष में आ रहे हैं तो परिणाम में भी अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। धीरे धीरे हमको लग रहा है कि 12-1 बजे के बाद से नवजीत तो परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि अभी तो बैलेट के रुझान आ रहे हैं और इसके बाद से ईवीएम के रुझान आएंगे। तो जो स्थितियां हैं अभी उत्तराखंड की भी अगर जो बात करें तो वहां के बैलेट के भी रुझान यहां पर आ रहे हैं और 3 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। यहां पर बैलेट के रुझान आए हैं, अन्य 1 है, यानी कि 4 सीटों के जो रुझान मिल रहे हैं उनमें से जो है बीजेपी 3 पर आगे और 1 पर अन्य है। तो ये चीज देखने वाली बात है उत्तराखंड की। और वहां पर भी बैलेट के आ गए हैं आंकड़े। छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े बैलेट वाले नहीं मिल पा रहे हैं। तो लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए देवेंद्र जी तो मध्य प्रदेश के जरूर बैलेट पेपर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो वहीं पे आप देख सकते हैं 22 पर बीजेपी और 1 पे कांग्रेस नजर आ रही है। जी 22 और 1 सत्यम शर्मा
आंकड़े बैलेट पेपर के बीजेपी 22 और कांग्रेस जो है एक बार और हम देखना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है 1 पर है, यानी 1। तो क्या मतलब बैलेट भी यही बयां करेंगे जो कि एग्जिट पोल बयां कर रहे थे, जो कि दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से? क्या लगता है आपको? सत्यम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लग रहा है कि सत्यम शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो नवजीत, एक तरह से ये कह सकते हैं कि बैलेट के जो रुझान हैं वो कुछ जो भी बयां कर रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम से रुझान आएंगे उन पर कुछ ज्यादा ही मतलब ये कह सकते हैं कि देखा जाए कि ईवीएम क्या कहते हैं। बैलेट तो भी बीजेपी के पक्ष में ले जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी बैलेट बीजेपी के पक्ष में ले। जिस तरह से बैलेट पेपर की मतगणना के अब थोड़े रुझान शुरू हो गए हैं, हालांकि ये रुझान है अभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से 22 पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी आलोक शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बैलेट पेपर में वो आगे चल रहे हैं। वहीं देखिए अरुण श्रीवास्तव की बात की जाए तो वो एक स्थल पर वो आगे है। हालांकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने सवाल चुनाव आयोग पर उठाए थे कि बिल्कुल 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 देखिए देवेंद्र जी, तो जाहिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटनी से। कटनी से जाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर जो देखा जाए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी बैलेट में आगे जा रही है, 22 सीटों पर आगे है। तो इसे किस रूप में आंक रहे हैं जाहिद? देवेंद्र जी बताना चाहेंगे जो बैलेट पेपर की जो गिनती है, हम कटनी मध्य प्रदेश का कटनी जहां से है, खजुराहो लोकसभा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक अपने आप में चर्चा और एक बहुत खास महत्व रखता है, क्योंकि ये भाजपा के जो प्रदेश खजुराहो लोकसभा से अगर बैलेट पेपर की बात करें तो बैलेट पेपर पर थे, यानी कि 3 सभा जो खजुराहो अंतर्गत आते थे उनके पन्ना जिले में होगी, क्योंकि नोट जो बनाया गया है उसकी अगर शहडोल की बात हो जाए, मैदान में रहे जो डाक मत उसका भी अनूपपुर जाएगी, क्योंकि अनूपपुर भागल सेंटर है। इस तरह का जाएगी यहाँ पे जगह पे अनुमान लगा जा रहा है शासकीय कर्मचारी जो सेवा में रहते हैं, जो डाक मतों के माध्यम से अपनी मतों को प्रदान करते, उनकी गिनतियों के आंकड़े लमसम अब चल रहे। पहले चरण में लमसम ज्यादातर डाक मतों की गिनती होगी, रुझान आएगा सामने कि फिलहाल किस दल को बढ़त मिली है और किसको कितने डाक मत के माध्यम से मतदान किया गया है। तमाम चीजों का रुझान बस कुछ ही देर में बाहर आने वाला है, क्योंकि पन्ना जिले से जो डाक मत की आएगा वो दर्शकों को पहुंचा सकेंगे। उसी प्रकार से देखा जाए शहडोल लोकसभा की वो रुझान आएगा, शहडोल का भी अनूपपुर के माध्यम से मालूम चलेगा। इन तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो दोपहर 1 बजे तक लमसम ऐसा अनुमान लगा पर 1 बजे तक पूरी तस्वीर साफ होती क्षेत्रों से कौन कौन प्रत्याशी विजय हुए और किन्होंने बाजी मारी और कौन वापस अपने घर को जाएंगे। यानी खजुराहो लोकसभा का विजेता, तो चूंकि खजुराहो लोकसभा अकेला एक ऐसा मतलब कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी थी जो बड़े प्रत्याशी के रूप में वी डी शर्मा ही थे मात्र, उनके अलावा जो सामने प्रतिद्वंदी के रूप में कोई पार्टियां नहीं, सिर्फ एक आम बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो विड्रॉल हो चुका था। इस तरह से कहते बहुत कम लोग थे। अब देखना होगा कि वी डी शर्मा की जो जीत का आंकड़ा होता है पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं या उससे ज्यादा बढ़त बना के रखते हैं। जी देवेंद्र जी।
रुझान आ रहे हैं तो जी जाहिद, जैसे कि आप खजुराहो सीट की बात कर रहे हैं तो खजुराहो में तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई खास मुकाबला है ही नहीं। खजुराहो सीट पर वीडी शर्मा एक तरफा जीत की तरफ अग्रसर होंगे और ये देखना यहाँ पर जरूरी होगा कि वो कितने वोटों से जीत दर्ज कर रहे हैं। क्या आपका क्या अनुमान है? देखिए, वोट प्रतिशत की अगर बात करें, जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ, 2019 में जो था, इस बार 2024 में जो मतदान प्रतिशत था 2000 मुकाबले कम रहा है। यानी कहा जा सकता है कि 4 लाख से 3 लाख मतदान कम वोट डाले हैं। इसका कहीं ना कहीं प्रतिशत पे असर पड़ता है और कुल 58% का मतदान हुआ है। इससे जो पिछला रिकॉर्ड था 6 लाख की वोटों से एक बड़ा वीडी शर्मा निर्वाचित हुए थे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने थे। लोकसभा विश्वास इस बार चुनावी मैदान में बहुत कम रहा और कई तरह की बातें नहीं है, सत्ता खिलाफ हमेशा भी है, तो माहौल के साथ प्रतिशत भी कम। इस बार का जो जीत का आंकड़ा होगा तो इनके लिए कह सकते भाजपा के लिए बहुत अच्छी चीज है। गठबंधन का जैसे कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं रहा है और गठबंधन का जो प्रत्याशी रहा समाजवादी पार्टी से, उनका भी नामांकन निरस्त हो जाने के कारण पूरा मैदान खाली हो गया था। इस तरह से देखा जा सकता कि पूरी लोकसभा की वोट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो भाजपा ने पूरी मेहनत किया है, जमीन से लेकर तमाम तरह की चीजों को उन्होंने जगाने का काम किया, जन योजनाओं की किया है और सरकार की उपलब्ध। जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ असम से राजू कलवार जुड़े हुए हैं। राजू कलवार, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास बैलेट पेपर के रुझान आए? जी हाँ, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, अभी असम में जिस तरह से रुझान की अगर बात करें तो 14 लोकसभा सीटों में से 8 की रुझान अभी सामने आ चुकी है और जिस तरह से 3 में कांग्रेस को कांग्रेस के फेवर में जाते हुए देख रहा है और 5 सीटों में बीजेपी की तरफ रुख करते हुए देखा जा रहा है। और आगे की जो जिस तरह से रुझान सामने आएंगे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और आगे की और भी मतगणना की जो प्रक्रिया है वो भी अभी प्रारंभ। तो बैलेट पेपर के रुझान में ये बड़ी बात है राजू कलवार, ये बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बैलेट पेपर के रुझान है उसमें बीजेपी 5 पर और कांग्रेस जो है 3 पर जो आगे चल रही है। ये देखना है कि बीजेपी यहां भी बढ़त बनाए हुए है, तो बढ़त बैलेट पेपर में बन रहे हैं। हर जगह बीजेपी बैलेट पेपर में भी बढ़त बनाए हुए है। तो क्या माना जाए? सत्यम के पास आना चाहेंगे। सत्यम शर्मा, हम आपके पास आ रहे हैं और हम क्या माने कि क्या जो एग्जिट पोल हैं एग्जैक्ट पोल में बदलने वाले हैं, उनके नतीजे बदलने वाले, नतीजों में तब्दील होने वाले हैं? अट्ठाईस या 29 सीटें आएंगी। अब तक का जो बैलेट पेपर का रुझान आया है उसमें से 29 में से 22 सीटों पर जो है कांग्रेस बीजेपी आगे चल रही है। वहीं जो बाकी की सीटें 6 सीटें 5 सीटें बची हैं उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल ने दिए हैं वो धीरे धीरे एग्जिट पोल की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं और इस तरह से देखिए लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए। बैलेट पेपर से अगर बीजेपी बढ़त बना लेती है, बैलेट पेपर होता है यानी जो कर्मचारी होते हैं जो मतगणना स्थल पर नहीं आ सकते, जो निर्वाचन में कर्मचारी लगे होते हैं, इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके बैलेट पेपर में पहले से ही मतदान हो चुके होते हैं और वही मतदानों की गिनती होती है। थोड़ी देर बाद ईवीएम की मेरे ख्याल से गिनती शुरू हो चुकी है और ईवीएम के भी थोड़ी देर बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल बैलेट पेपर में लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और आगे जैसे ही समय बढ़ता जाएगा ये बीजेपी की जो बढ़त है वो भी बढ़ती जाएगी। हालांकि दावे कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कई बार चुनाव आयोग पर सवाल भी खड़े किए कि किस तरह से वहां पे चुनाव में धांधली की गई है या मतदान केंद्रों पर धांधली की गई है या मतगणना पे धांधली ना हो। तो चुनाव
तो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। 542 सीटों पर काउंटिंग जारी, रुझानों में बड़ा उलटफेर। एनडीए ने बना ली है बढ़त, एनडीए ने बना ली है बढ़त बनाई हुई है। एनडीए 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। एनडीए ने 184 सीटों पर बढ़त बनाई है। इंडिया 103 सीटों पर चल रही है आगे। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है तो नरेंद्र मोदी काशी सीट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सीट पर आगे चल रहे हैं और नकुलनाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। राहुल दोनों सीटों पर आगे हैं, तो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी बात है और हमारे विश्लेषकों ने भी ये अनुमान लगाया था कि छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहां पर बैलेट पेपर से जो रुझान आ रहे हैं, ये बड़ी बात है, देखने को मिल रही है कि यहां बैलेट पेपर से जो रुझान आ रहे हैं उसमें छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। राहुल दोनों सीटों पर आगे हैं। दोनों सीटों मतलब कि एक जो वायनाड और दूसरी जो है रायबरेली से, दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में बड़ा उलटफेर एनडीए ने। बिल्कुल एग्जिट पोल जो विश्लेषकों ने क्या बताया था, अभी जो है, अभी तो ये बैलेट के हैं, ईवीएम क्या कहती है ये भी हम दिखाएंगे। विश्लेषकों ने क्या कुछ कहा था ये हम आपको बताएंगे कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। बैलेट पेपर के आधार पर ये रुझान, बैलेट पेपर के आधार पर ये रुझान। और क्या कहा था हमारे विश्लेषकों ने ये भी हम आपको बता दें। और क्या किस तरह से प्रतिशत के आधार पर गणित लगाया गया था, यह भी एक सटीक जाता हुआ दिख रहा है। सटीक जाता हुआ अभी दिख रहा है। अभी जो बैलेट पेपर से हैं ये अनुमान सटीक दिख रहा है। आप भी थोड़ा सा ये सुनिए। देखिए जो हमारे विश्लेषक थे, उन्होंने, पहले विश्लेषक ने कांग्रेस को विजयी बताया था और दूसरे विश्लेषक ने कांग्रेस को। विश्लेषक 3 जो है ये जो है बीजेपी को आगे बता रहे थे और विश्लेषक जो चार हमारे विद्वान विश्लेषक थे ये भी, यानी कि बराबर मामला हुआ था। उसके बाद न्यूज़ार ने जो मत प्रतिशत के आधार पर, जो मत प्रतिशत 2014, 2019 और 2024 के मत प्रतिशत है और कांग्रेस की जो स्थिति है, इस पर अनुमान लगा करके न्यूज़ार ने बीजेपी के खाते में यह सीट दी थी, जो बैलेट पेपर के आधार पर अभी भी सही होती दिख रही है। अभी ये जो अनुमान है छिंदवाड़ा सीट का अनुमान, जो कि न्यूज़ार ने लगाया था विश्लेषकों ने बैलेट पेपर के आधार पर, वो कहीं सही होती हुई दिख रही है। ये चीजें हैं। अब हम आएंगे अपने ये प्रतिशत आप देख रहे हैं। इस प्रतिशत के आधार पर न्यूज़ार ने दिया था कि विवेक बंटी साहू बीजेपी से हैं, कांग्रेस से नकुलनाथ हैं और 2014 का जो वोट प्रतिशत था, आपने देखा था कि बीजेपी को 40.01%, कांग्रेस को 50.54% वोट मिले थे। लेकिन वहीं 2019 में जाकर के बीजेपी यहां विजयी हुई, 44.05% इसको वोट मिले थे और कांग्रेस को 47.06% वोट मिले थे छिंदवाड़ा में, और कांग्रेस यहां पर विजयी हुई थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कमी आई थी, बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस समय कांग्रेस की जो वहां पर स्थिति थी, इस हिसाब से 2024 में ये मत प्रतिशत, यानी कि कांग्रेस कमजोर हुई, कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ गए, इसलिए न्यूज़ार ने यह सीट बीजेपी को दी थी। और वास्तव में यहां पर जो बैलेट पेपर से जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे नहीं, रुझान जो आ रहे हैं, ये भविष्यवाणी सही होती दिख रही है न्यूज़ार की। अब आगे, अब हम अपने संवाददाता की तरफ रुख करेंगे और हम सत्यम शर्मा के पास आना चाहेंगे। सत्यम शर्मा हमारे साथ लगातार सुबह से ही बने हुए हैं। सत्यम शर्मा शायद हमारे साथ इस समय नहीं जुड़े हैं, तो जैसे ही हमारे संवाददाता भोपाल के जुड़ेंगे हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन हमारे साथ योगेंद्र शर्मा हैं, योगेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। चलिए, सत्यम शर्मा नहीं है, योगेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। तो ये गुना से जुड़े हुए हैं।
तो गुना का गणित बताएंगे अभी क्या कुछ स्थितियां हैं वहां पर योगेंद्र शर्मा। के बाद में शुरू हुई और टीएमसी ने जो है घटना स्थल पे पहुंचे हैं अशोक ग्रुप से। कुछ ही देर बाद अभी जो स्थिति है वो अभी 1-2 घंटे में क्लियर हो जाता है। शुरू ही समझूंगा तो चलिए योगेंद्र शर्मा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जैसे ही एक बार फिर जुड़िएगा और गुना की स्थिति के बारे में आपको जानेंगे ही, वहां की जो काउंटिंग स्थल पर क्या स्थितियां हैं, क्या क्या हो रहा है, रुझान भी आपसे जानते रहेंगे। लगातार हम अपने जो संवाददाता हैं उनसे जानकारी लेते रहेंगे, स्थितियों के बारे में, कार्यालयों के बारे में, गतिविधियों के बारे में लगातार हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन रुझान भी लगातार देंगे, जैसे वैलेट का हमने रुझान दिया है, ईवीएम के रुझान भी आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द अपने सहयोगी नवजीत कौर के साथ उपस्थित होंगे और लगातार रुझान देते रहेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी।